नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, जैसा आप सभी जानते हैं, मैं एक वर्दी सीरीज चला रहा हूं जो कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। जी हां, अब परीक्षा तिथि घोषित की जा चुकी है। महज आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज 5 फरवरी है और 17 और 18 फरवरी के मध्य आपका पेपर होगा। तो अब पूरी मेहनत के साथ, आपको पूरे धैर्य के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी तत्परता के साथ मेहनत करनी है, जिससे इसी सर्दी वर्दी पार हो जाए, मींस आपका सिलेक्शन हो जाए, आप रोजगार प्राप्त कर लें और इससे सुनहरा अवसर बेहतर आपके पास दूसरा नहीं होगा। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल हौसला अपना बुलंद रखिए, 7वें आसमान पे रखिए। अगर सफलता अर्जित करनी है तो आपको अपने हौसले बुलंद रखने होंगे। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ लगे रहना है इन 12-13 दिनों में, और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। इस बार घर में एक वर्दी आपके होनी ही चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज जो है हमारा वो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट 4 पार्ट 1। जी हां, हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न होंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षा हाल में बेहद उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। एक एक प्रश्नों का बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम होगा, एक एक प्रश्नों की बहुत अच्छे से व्याख्या करने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जी हां, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गुजराती, मराठी, बंगाली या तमिल। जी हां, आपको बताना है कि जो जनगणना 2001 है उसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, गुजराती, मराठी, बंगाली या तमिल। यहां पे जो आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो है बंगाली। जी हां, बंगाली यहां पे राइट आंसर है। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो जनगणना 2001 के अकॉर्डिंग अगर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं आपको, वो भाषा हिंदी है। जी हां, कौन सी भाषा है? सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, और दूसरे नंबर पे हमारी जो भाषा है वो भाषा है बांग्ला। जी हां, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा 2001 जनगणना के अकॉर्डिंग तो वो है हिंदी। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली तो बांग्ला, तीसरे नंबर पे मराठी, फिर इसके आगे ऐसे तेलुगु और तमिल। तो यहां पे क्योंकि आपको हिंदी ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, इसलिए आपको टिक कौन सा करना होगा? तो बंगाली भाषा पे करना होगा। वो अलग बात है कि ये भारत में दूसरे नंबर की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, किंतु जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, इन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है अकॉर्डिंग टू 2001 की जनगणना के, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो है बंगाली भाषा। तो यहां पे आपका ऑप्शन सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पंछी दाना चुग रहा है। जी हां, पंछी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पे प्रश्न के नेचर को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों यह समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब नहीं शब्द लगता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, और ये आपका कहीं ना कहीं डाउट ऐसा ना हो कि ये नेगेटिव मार्क्स लेके जाए। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत एकाग्र होकर के प्रश्न को पढ़िए। लिखा है पंछी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी आपको बताना है कि जो पंछी शब्द है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो अंडज, पंकज, खग या नभचर। तो इसका जो राइट विकल्प है, जी हां, इसका राइट विकल्प होगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, पंकज जो है वह कमल की पर्यायवाची होती है। किसकी पर्यायवाची है? कमल की पर्यायवाची क्या होती है? पंकज होती है। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वो पंकज ही होगा, क्योंकि पूछा गया था कि पंछी का पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल पंकज जो है यह कमल की पर्यायवाची है, ना कि पंछी शब्द की है। और अगर हम पंछी शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो आपका अंडज हो गया,
खग हो गया, आपका नभचर हो गया, आपका विहंग हो गया, आपका परिंदा शब्द हो जाता है। ये सभी वर्ड्स हमारे पक्षी के पर्यायवाची में आते हैं। जी हां, 3 आपको यहां पे लिखा हुआ मिल ही रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, एक शब्द नोट कर लीजिए परिंदा, एक शब्द आप नोट कर सकते हैं विहंग। जी हां, विहंग मैं लिख देता हूं यहां पे विहंग, और एक आप नोट कर लीजिए परिंदा। ध्यान रखिएगा, ये भी हमारे जो दोनों वर्ड्स हैं ये भी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये भी हमारे किसके पर्यायवाची हैं? पंछी के पर्यायवाची हैं। क्लियर हो गया ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निर्मल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हां, निर्मल का विलोम बताना है आपको, इसका अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। किसका? किस शब्द का? तो आपको बताना है निर्मल शब्द का। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अभद्र, विषम, मलिन या कोमल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जी हां, मलिन शब्द, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। तो निर्मल का जो विलोम होता है वह होता है हमारा मलिन। ध्यान रखिएगा, निर्मल का विलोम शब्द क्या होता है? मलिन होता है। अगर हम बात करें अभद्र के विलोम की, तो अभद्र का क्या होता है? तो अभद्र का मेरे प्यारे दोस्तों होता है भद्र। इसके अलावा अगर हम विषम की बात करें तो विषम का उल्टा या विलोम क्या होता है? सम होता है। और कोमल का मेरे प्यारे दोस्तों होता है कठोर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे अभद्र का भद्र हो गया, और यहाँ पे विषम का सम होता है, कोमल का कठोर होता है। लेकिन जो मलिन शब्द है यह किसका उल्टा है? निर्मल का। निर्मल का उल्टा क्या माना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो माना जाता है मलिन शब्द को। यहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां पे आपका सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, मलिन शब्द जो है वह निर्मल का विलोम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? फिर से ध्यान दीजिए, इस बार भी आपके प्रश्न में कहीं ना कहीं एक शब्द आ गया है, और क्या प्रश्न पूछा गया? अनेकार्थी नहीं है। जी हां, प्रश्न किया गया है, 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शंस है कनक, अनंत, महावीर या हत्या। तो इसका जो राइट आंसर है, जी हां, इसका राइट आंसर होगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, हत्या शब्द जो है या अनेकार्थी शब्द नहीं है। ध्यान देने की कोशिश करिए, हत्या शब्द जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, जबकि कनक, अनंत और महावीर ये अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे अगर हम कनक की बात करें तो कनक अनेकार्थी शब्द है। क्यों है? क्योंकि कनक का मतलब क्या होता है? सोना भी होता है। क्या मतलब होता है? यहां पे सोना भी होता है, और इसका मतलब एक और होता है, जिसका मतलब क्या होता है? धतूरा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो यहां पे कनक शब्द जो है ये अनेकार्थी शब्द हो गया। इसके अलावा यहां पे एक वर्ड दिया गया अनंत। तो अनंत किसका है अनेकार्थी? जैसे आकाश, बिल्कुल आकाश मतलब स्काई वाला आकाश। इसके अलावा असीम, असीम, विष्णु, ठीक है, ये सब अनेकार्थी शब्द है। किसके? अविनाशी। ये सब हमारे वर्ड्स हैं अनेकार्थी शब्द। किसके हैं? तो ये अनंत के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं महावीर की, तो महावीर किसको बोला जाता है? महावीर, जी हां, बजरंगबली, हनुमान जी को भी महावीर बोला गया है। इसके अलावा जो बहुत बलवान होता है जैसे दारा सिंह, तो वो भी क्या थे? वो महावीर थे। इसके अलावा जो 24वें जैन तीर्थकर थे, जी हां ध्यान रखिएगा, जो 24वें जैन तीर्थकर थे वो भी महावीर ही थे। इसलिए महावीर भी एक अनेकार्थी शब्द है। बट मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे हत्या शब्द जो है यह अनेकार्थी नहीं है। तो यहां पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जी हां, हत्या जो है ये हमारा सही आंसर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कर पाए, आपको वीडियो सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जी हां, आपको बताना है कि खुद के बारे में लिखने के लिए अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को एक शब्द में क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं, संस्मरण कहते हैं, आत्मग्लान कहते हैं या
आत्मकथा कहते हैं। जी हां, अपने जीवन पर जब स्वयं कोई व्यक्ति खुद के बारे में लिखे, अपने जीवन की कथा के बारे में लिखे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं आत्मकथा। जी हां, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में ही, अपनी ही कथा को स्वयं लिखता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ना तो रेखा चित्र बोलते हैं, ना तो संस्मरण बोलते हैं, ना तो आत्मग्लान बोलते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर होगा डी फॉर डेनमार्क, और ये आत्मकथा इसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, उन्होंने कहां जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? जी हां, ये सेंटेंस एक दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, उन्होंने कहां जाना है, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है, या विशेषण संबंधी अशुद्धि है? तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यहां पे जो लिखा है उन्होंने कहां जाना है, यह सेंटेंस आपका गलत है। उन्होंने कहां जाना है वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जिसका अगर हम शुद्ध रूप की बात करते हैं तो शुद्ध रूप होगा उसे कहां जाना है। उन्होंने कहां जाना है की जगह पे क्या होना चाहिए? उसे कहां जाना है। तो ध्यान रखिए कि ये जो उन्होंने शब्द है या एक क्या है? सर्वनाम है, और उसे भी सर्वनाम है। तो यहां पे किस शब्द में अशुद्धि हुई? सर्वनाम में हुई ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब सर्वनाम में अशुद्धि आई तो किस प्रकार की जो है अशुद्धि मानी जाएगी? सर्वनाम संबंधी ही मानी जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में की गई त्रुटि, त्रुटि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे त्रुटि होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। जी हाँ, आपको बताना है ये जो सेंटेंस दिया है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले, इसमें किस प्रकार की, कहां पे कौन सा त्रुटि हुई है? तो ये देखिए एक शब्द दिया गया है दुर्गम, क्या इसकी वर्तनी आपको सही करनी है? आपको बताना है ये दुर्गम सही है, ये दुर्गम सही है, या ये रहा दुर्गम, या ये दुर्गम। तो आपका जो राइट विकल्प है वो होगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, दुर्गम शब्द जो है ये यहाँ पे गलत लिखा है। दुर्गम कैसा होना चाहिए? तो दुर्गम मेरे प्यारे दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आया? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग भी आंसर दीजिए, जिससे आप अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं परख पाएंगे। खुद को चेक करिए, समय नहीं है, आप अपने आप को जांचिए आपकी तैयारी कहां तक है। एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आपको पर डे जीएस, हिंदी और बहुत जल्द जी हाँ बहुत जल्द आपको मैथमेटिक्स के भी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द, जी हां बहुत जल्द आपको मैथमेटिक्स के भी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत जल्द इसको मैं शुरू करवा रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? जी हां, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ये जो वीर शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कत्री होगा, या फिर सामग्री, ये बड़ा का मात्रा नहीं होगा, ये होता है, ऐसे लिखा जाता है, वो बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। बलवती होगा या वीरांगना होगा। तो आपको बताना है कि जो वीर शब्द है उसका जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? कत्री होगा, सामग्री होगा, बलवती होगा, या वीरांगना होगा। तो हम आपको बता देते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जी हां, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। वीरांगना सही शब्द है। और अगर हम दिए गए विकल्पों में जो वीर शब्द है, जी हां वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो वीरांगना होगा। जबकि अगर अन्य शब्दों की बात करें, जैसे यहाँ पे कत्री लिखा हुआ है, तो इसका जो स्त्रीलिंग होता है ये खुद में स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग क्या होगा? इसका पुल्लिंग होता है कर्ता। क्या होता है? ये अपने आप में ही स्त्रीलिंग है। और यहां पे हमसे पूछा क्या गया था? वीर का स्त्रीलिंग ढूंढिए, तो ये तो अपने आप में ही स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग होगा। इसका पुल्लिंग क्या होगा? तो इसका पुल्लिंग होगा कर्ता। इसके अलावा जो सामग्री यहां पे वर्ड लिखी गई है यह भी एक प्रकार का स्त्रीलिंग का शब्द है, और इसका जो पुल्लिंग होगा वह होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट होता है। और जबकि बलवती जो है ये भी स्त्रीलिंग है, इसका क्या होगा? तो इसका होता है बलवान पुल्लिंग। तो यहां पे एक ही शब्द ऐसा दिया गया था जो स्त्रीलिंग में दिया है, और उसका जो है पुल्लिंग क्या होगा? तो वीर होगा। तो वीर शब्द का ही तो पूछा गया था कि वीर का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल वीरांगना यहां पे आपका राइट आंसर होने वाला है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। यहां पे इसका क्या होगा? इसका पुल्लिंग होगा कर्ता, इसका होगा सम्राट,
इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा बलवान और इसका हो जाएगा हमारा वीर। और यही प्रश्न हमसे पूछा गया था कि वीर का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल, आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी करिए। अब वो दिन आपके पास ज्यादा नहीं बचे हैं, क्योंकि अब आपको निरंतरता, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना होगा। अपनी जो निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी को ब्रेक मत कीजिएगा। कुछ भी काम आ जाए, सारे काम को आपको पहले अलग करके इस समय आपको एक चीज पे फोकस करना है, और वो है पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी। जी हां, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ने किस कारक का चिन्ह है? जी हाँ, जो ने शब्द है ये किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हाँ, जो ने शब्द है या ने जो दिया गया है, या ने किसका है, किस कारक का चिन्ह है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों है कर्ता कारक का चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो कारक है ये होता क्या है, या ये सब चीजें जो कर्ता कारक हमने बोल दिया क्या ये कर्ता कारक है, तो ये भी तो जाने कि कर्ता कारक क्या होता है। जी हां, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों उसे ही हम बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? उसे ही हम कर्ता कारक बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कर्ता कारक। जैसे राहुल ने चोर को पकड़ा, तो राहुल ने, और इसमें ने शब्द का क्या होता है? ये इसमें कर्ता कारक में ने शब्द जो है वो एक विभक्ति के रूप में या चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राहुल ने चोर को पकड़ा, तो देखो राहुल ने शब्द आया ना, ने आया, इसका मतलब ये कर्ता कारक यहां पे हो गया। देखिए हमारे जो कारक होते हैं वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कर्ता कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता, फिर क्या होता है? कर्म, तीसरे नंबर पे करण, फिर संप्रदान। बिल्कुल, आप लोग एक बार बोलते रहिए, जब बोल बोल करके पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो आपका नॉलेज होने वाला है वो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं स्थायी होने वाला। अपादान हो गया आपका, संबंध हो गया, अरे सॉरी, ये यहां पे संबंध हो गया आपका, और इसके अलावा आपका एक होता है अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण और संबोधन। अधिकरण और संबोधन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। पहला होता है कर्ता, तो जो कर्ता होता है इसमें जो चिन्ह होता है यूज वो ने होता है। क्या होता है? ने होता है। कर्म में को शब्द जो है, करण में से या के द्वारा, से या के द्वारा, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी। करण में क्या क्या होता है? से या के द्वारा होता है। जबकि संप्रदान की अगर हम बात करें तो संप्रदान में को, के लिए या हेतु, क्या होता है? को, के लिए या हेतु, ये सारी हमारे जो है चिन्ह प्रयोग होते हैं। अपादान में जो होता है से शब्द यूज होता है। कौन सा वर्ड? से चिन्ह यूज होता है, लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है। से होता है और अलग होने के अर्थ में होता है। अलग होने के अर्थ में आपका ये यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं संबंध की, तो जो संबंध होता है वो का, के, की, रा, री, रे। जी हाँ, का क्या होता है? पहला हमारा हो गया का, के, की, रा, री, रे। बिल्कुल, एक बार आप लोग रिवाइज करिए कौन कौन से वर्ड्स? का, के, की, रा, री, रे। इसके अलावा अधिकरण की अगर हम बात करें तो अधिकरण में या पर शब्द यूज होता है। में या पर जो है चिन्ह प्रयोग होता है। और संबोधन में हे, अरे, ओ, ये टाइप के वर्ड्स, हे, अरे, ठीक है, ये वर्ड्स जैसे ओ, हाय, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे यूज होते हैं। तो समझ में आ गया ना आपको? ये सभी नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही पुअर राइटिंग में मैंने लिखा है, मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी है, प्लीज आप सभी इसको जरूर समझने का प्रयास करिए। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध में का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण में या पर, और संबोधन में हे, अरे, ओ, हाय, ठीक है, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग कॉपी और पेपर और पेन लेके बैठा करिए, जिससे आप जो भी चीजें बताई जाती, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं वो नोट करते रहिए।
प्रश्न जितने भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सप्लेनेशन है यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इस बार जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन को तो जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या परिमाणवाचक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सार्व होना चाहिए, सार्वनामिक। जी हाँ, सार्वनामिक है। ये कुत्ता मेरा इस वाक्य में कौन सा प्रयुक्त विशेषण है, कौन से प्रकार का है, तो ये कौन सा होगा, सार्वनामिक है। यह कुत्ता मेरा है में सार्वनामिक विशेषण प्रयोग हुआ है या प्रयुक्त हुआ है। सार्वनामिक विशेषण जो होता है इसमें यह, वह, ऐसा, जैसा, कैसा, वैसा, कोई इत्यादि वर्ड्स, इत्यादि शब्द प्रयोग होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जल्दी से आपने जो है पेन को उठाइए और कॉपी पे लिखिए। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं सार्वनामिक विशेषण में, यह, वह, ऐसा, कैसा, वैसा, कोई, ये सभी शब्द हमको सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। जी आपको बताना है ये जो सबसे शब्द है यह क्या है, ये क्रिया विशेषण है, विशेषण है, विशेष है या प्रविशेषण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। इसमें जो सबसे वर्ड आया है वह प्रविशेषण है। अब यहां पे ये भी जान लेते हैं कि जो प्रविशेषण होता है ये प्रविशेषण क्या होता है। तो कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसे ही हम बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे बोलते हैं, कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही मेरे प्यारे दोस्तों प्रविशेषण बोलते हैं। तो समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां, भूतकाल के कितने भेद हैं। जी हाँ, आपको बताना है भूतकाल के कितने भेद हैं, 7, 6, 9 या 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हाँ, जो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और एक होता है हेतु हेतु मद भूत। ध्यान रखिएगा, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। जैसे एग्जांपल के तौर पे हेतु मद भूत, जैसे यदि सीता जाती तो वह जाता, कंडीशन वाले में क्या होता है, हेतु मद भूत होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मद भूत। तो यहां पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वाच्य के कितने प्रकार है। जी हां, वाच्य के कितने प्रकार है, 3, 4, 1 या कोई प्रकार ही नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। जी हां, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कृत्यवाच्य। कौन कौन सा होता है, कृत्यवाच्य, ऐसे होना चाहिए, कृत्यवाच्य हो गया। दूसरा होता है कर्मवाच्य और एक होता है हमारा भाववाच्य। तो ध्यान रखिएगा, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब वाच्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि जो वाच्य होता है ये वाच्य क्या होता है। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा वाच्य होता है, तो वाच्य क्या होता है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है।
समझ में आया वाच्य क्या होता है? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अप उपसर्ग में दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जो अप शब्द है, अप एक उपसर्ग है और इसका प्रयोग किस शब्द के साथ हो सकता है? जय के साथ, राम के साथ, मान के साथ या रण के साथ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। जी हां, अप उपसर्ग को मान के साथ जोड़ा जा सकता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द से पहले प्रयुक्त होता है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में प्रयुक्त होता है। तो यहां पे देखिए अपमान, मान है और इसमें हमने उपसर्ग के तौर पे क्या जोड़ दिया? अप। तो क्या हो गया? ये अपमान हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे हमारे वर्ड्स और बन सकते हैं, जैसे अपशब्द, जैसे अपहरण, जैसे अपयश, जैसे अपवाद, जैसे अपमान। ये सब हमारे क्या है? ये सब उपसर्ग हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? लघुता। ये संस्कृत उपसर्ग है, ये संस्कृत उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों लघुता, हीनता या अभाव। जैसे हमने कहा कि अपमान, तो मान में क्या हुआ? कहीं ना कहीं एक हीनता का ही भाव प्रकट हो रहा है, और जब हीनता का भाव प्रकट हो तो क्या हो गया? वो अप शब्द लगा करके एक हीनता। तो अप जो है या एक संस्कृत उपसर्ग शब्द है, जिसका मतलब ही होता है लघुता, हीनता, विरुद्ध, अभाव। ये सब इसका अर्थ निकलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आपको बताना है ये जो वैज्ञानिक शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? का शब्द प्रत्यय के रूप में है, इक है, ईक है या आई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। जी हां, वैज्ञानिक शब्द में इक शब्द जो है वो एज ए प्रत्यय यूज किया गया है, प्रयोग हुआ है। अब प्रत्यय क्या होता है? तो अभी मैंने दोस्तों इससे पहले आपको बताया कि वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़ करके उसके अर्थों की विशेषता को या उनके परिवर्तन उसमें ला देता है, उनकी विशेषता में परिवर्तन ला देता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं प्रत्यय मेरे प्यारे दोस्तों। और वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो इसमें इक शब्द, ईक नहीं हुआ है। देखिए वैज्ञानिक, इक छोटी ई, तो इक जो है यहां पे बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? जी हां, आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसका मतलब होता है आधा रुकना। ऑप्शंस है, एक ये चिन्ह है, एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है। आपको बताना है कि इसमें किसका चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। तो देखिए ये बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ये इसका मतलब होता है अर्ध विराम। इसका मतलब क्या होता है? अर्ध विराम। और अर्ध विराम तो ही तो बोलते हैं आधा रुकना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ये जो आपका है इससे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्प विराम। इसे क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोला जाता है अल्प विराम। अब अल्प विराम को थोड़ा क्या बोला जा सकता है? तो थोड़ा रुकना। इसको हम क्या बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में? थोड़ा रुकना। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ये हमारा क्या है? तो ये है पूर्ण विराम। इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? मतलब पूरा पूरा जब रुक जाया जाए, क्या किया जाए? पूरा रुकना। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा रुकना। इसके अलावा ये जो चिन्ह आपका है यह है विस्मयाद बोधक, जो कि कहीं ना कहीं भावोद्योतक होता है, भावों का द्योतक होता है। ये समझ में आया? फिलहाल आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है यहाँ पे वो होगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है और वो गद्यांश से प्रश्न आ गया। जी हाँ, हमारे गद्यांश से प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न इससे हमने नीचे लिए हुए हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और लिखे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ लेते हैं पैसेज को। पैसेज है, सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गली आने वाली थी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? गली नहीं आने वाली थी, क्या होना चाहिए? गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि गाड़ी अगर इस पटरी से गुजरेगी तो क्या होगा? से गुजरेगी। देखिए यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, तो इससे आगे सोच भी, ये देखिए थोड़ा सा इस जगह पे त्रुटि हुई है टाइपिंग में। गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था?
बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा, बालक कूदकर दोनों पुत्री के बीच खड़े होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की इंजन उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं, गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। यहां पे प्रश्न आपसे किया गया है, बच्चों की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफी को, शरारत को या असावधानी को। तो आपने अभी ये जो पैसेज पढ़ा, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या पाया गया है कि जो बच्चों ने कमीज हिलाई ये उनके सूझबूझ को मेरे दोस्तों प्रकट करता है। जी हां, कई मुसाफिरों की जान बच्चों ने बचाई है, तो ये उनकी बेवकूफी बिल्कुल नहीं है, ये उनकी शरारत भी नहीं है, ये उनकी असावधानी भी नहीं है, ये मेरे प्यारे दोस्तों उस बच्चों की सूझबूझ को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं इससे संबंधित दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? क्योंकि गाड़ी लेट हो रही थी, इसलिए बच्चों की जिंदगी का सवाल था, इसलिए उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, इसलिए या ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। तो इसका जो मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर होगा वो होगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्योंकि रेल ड्राइवर को क्रोध इसलिए आया था क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल था। क्या था? बच्चों की जिंदगी का सवाल था, इसलिए रेल ड्राइवर को क्रोध आया था। और आज इस सीरीज का अंतिम प्रश्न जो है और इस गद्यांश का भी अंतिम जो प्रश्न है वो है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चों के प्रति आया होगा क्रोध का भाव आया होगा कि दुख का भाव आया, शाबाशी देने का भाव आया या निंदा करने का भाव आया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें शाबाशी देने का भाव आया है। टूटी पटरी को देख करके ड्राइवर के मन में बच्चों के प्रति शाबाशी देने का भाव आया। तो इस तरीके से ये हमारे थे अति महत्वपूर्ण 19 प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो पुरानी वीडियोस हैं, जो कि अन्य प्रैक्टिस सेट हमने अभी तक कराए हैं जीएस के और हिंदी के, वो भी आप दे सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।